हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि जब तक यूपी पेट का पेपर नहीं हो जाता है, जो 10 का डोज है वो यूपी पेट स्पेशल में कन्वर्ट हो गया है। उसको टॉप 10 मोस्ट क्वेश्चंस का नाम दिया गया है। इसमें यूपी पेट में आने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावनाएं रखते हैं। तो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ये कंटिन्यू तब तक चलेगी जब तक यूपी पेट का पेपर नहीं हो जाता। 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर 2 डेट है, इसमें एक दिन यूपी पेट का पेपर होना है। तो सभी बच्चे यूपी पेट के तैयारी में बिल्कुल अच्छी तरीके से लग जाइए, क्योंकि आपको पता है अगर यूपी पेट के पेपर में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, आप अच्छे नंबर गेन नहीं कर पाए, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। आप पूरे साल कोई भी पेपर नहीं दे सकते हो। कुछ बच्चों को ये डाउट है कि सर वहाँ पे यूपी पेट का जो पेपर है वहाँ पे सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने हैं। बेटा, आपको क्वालिफाई नहीं करना है, आपको क्वालिफाई करने के अलावा नंबर गेन करने हैं। क्योंकि कोई भी वैकेंसी आएगी तो कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, फिर आपको उस कट ऑफ के अनुसार मेंस देने के लिए बुलाया जाएगा। तो जब तक आप प्री में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हो, मतलब पेट में जो होना है यूपी पेट, अगर उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आपका नहीं आता है तो आप मेंस का पेपर नहीं दे पाओगे। जैसा कि इस बार लेखपाल के पेपर में हुआ, 63 नंबर कट ऑफ बनी। जो बच्चे 100 नंबर में 63 नंबर लेके आए थे यूपी पेट में, उन्हीं लेखपाल को मेंस देने का मिला। फिर एक सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर हुआ यूपी पेट के आधार पर, जिन बच्चों के नंबर 82 थे, जो 100 में 82 नंबर लेके आए थे वो सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर देने को पाए थे। तो ये यूपी पेट आपके लिए इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हो। इसको थोड़ा सा सीरियसली ले लो। मात्र 10 से 12 दिन का समय आपके पास और है। जितनी क्लासेस पढ़ाई गई हैं सारी क्लासेस का रिवीजन कर डालिए। यूपी पेट स्पेशल जितना पढ़ाया गया वो सब कुछ पढ़ लीजिए। गारंटी है हमारी, इसके बाहर आपका मैथ और रीजनिंग का सिलेबस नहीं जाने वाला। 15 तक पेपर है, 13 तक कंटिन्यू वे में इसी तरह यूपी पेट स्पेशल सुबह 8 बजे मैथ की क्लास होगी, शाम को 8 बजे अल्टरनेट क्रम में एक दिन डीआई होगी, दूसरे दिन रीजनिंग होगी। एक दिन डीआई, दूसरे दिन रीजनिंग, जब तक यूपी पेट का पेपर नहीं हो जाता। इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। जहाँ तक मेरी कोशिश है, मेरी कैपेसिटी है, मैं पूरी ताकत आपको अच्छे नंबर दिलाने में लगा दूंगा। बस आप भी अपनी जो कैपेसिटी है उसका उपयोग करिए और इसी तरह मेहनत करिए। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ने से ही नंबर गेन किया जा सकता है, सोचने से नहीं। तो यूपी पेट सुबह 8 बजे कभी भी आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, शाम को 8 बजे की क्लास भी मिस नहीं होनी चाहिए। और जितनी भी प्रीवियस क्लासेस पढ़ाई गई हैं वो सारी क्लासेस को आपको रिवीजन करके यूपी पेट का पेपर देने जाना है। बात क्लियर है सबको? चलिए फिर बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ यूपी पेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास की शुरुआत करते हैं। लेटेस्ट अपडेट क्वेश्चंस होंगे, जो टॉप 10 क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे वो लेटेस्ट अपडेट क्वेश्चंस होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपी पेट एग्जाम। मतलब ये कह सकते हैं यूपी पेट के एग्जाम में यही प्रश्न आने वाले हैं, यही प्रश्न छपने वाले हैं। आप ऐसा फील करो कि यही प्रश्न सेम टू सेम छपने वाला है। बस 13 क्लास पेपर समाप्त, आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 13 क्लासेस के सारे प्रश्न पढ़ के जाइएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि आपका पेपर कैसे हवा में उड़ता है। चलिए शुरुआत करते हैं यूपी पेट स्पेशल के पहले प्रश्न की। और प्रश्न की जो क्वालिटी है वो यूपी पेट स्पेशल के हिसाब से ही रखी गई है। बहुत लेवल हाई नहीं किया गया है, उसी लेवल पर रखा गया है। क्योंकि लेटेस्ट अपडेट क्वेश्चंस हैं तो लेटेस्ट अपडेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपडेट प्रश्न ही आपके पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है एक्स ने एक खिलौना वाई को 50% के लाभ पर बेचा और वाई ने इसे 50% की हानि पर जेड को बेच दिया। यदि एक्स ने यह खिलौना 12,000 रुपये में खरीदा तो जेड ने वाई से इस खिलौने को किस कीमत पर खरीदा था? बात समझे क्या? कुछ समझ पाए? चलिए
कह रहा एक्स ने एक खिलौना वाई को 50% के लाभ पर बेचा। ये एक्स है, एक्स ने एक खिलौना बेचा है वाई को, किस पे? 50% प्रॉफिट पे। फिर वाई ने 50% की हानि पर किसको बेच दिया? जेड को बेच दिया, बेच दिया। यदि एक्स ने यह खिलौना 12,000 रुपये में खरीदा था, एक्स ने यह खिलौना कितने रुपए में खरीदा था? 12,000 रुपये में खरीदा था। और एक्स ने वाई को 50% के लाभ पर बेचा है। फिर वाई ने जेड को 50% की हानि पर बेचा है। एक्स ने 12,000 रुपये में खरीदा था, तो वाई ने यह खिलौना जेड को किस कीमत पर बेचा? मीन्स ये कह सकते हैं कि जेड ने इस खिलौने के लिए कितने रुपए दिए हैं। बात समझ पाए? मतलब यही तो कहा। तो जेड ने वाई से इस खिलौने को किस कीमत पर खरीदा था? मतलब जेड ने, हमने कहा इस कीमत को जेड रुपये पर ही खरीदा है। जेड ने इस खिलौने को वाई से जेड रुपये पर ही खरीदा है। ठीक, तो अब समझिएगा, हमारे पास 12,000 रुपये थे, एक्स ने एक खिलौना 12,000 रुपये पे खरीदा, एक्स ने वाई को बेचा 50% के लाभ पर, तो 150/100। जब भी लाभ होता है तो उसको 100 में जोड़ते हैं, और जब भी हानि होती है उसको 100 में घटाते हैं। फिर क्या हुआ? वाई ने जेड को बेच दिया 50% की हानि पर, तो गुणे 50/100 इक्वल टू में जेड ने कितने रुपए में खरीदा? हमने कहा जेड ने जेड रुपए में खरीदा, मतलब हमें जेड की ही वैल्यू बताना है। चलिए आइए कैलकुलेट करिएगा। 2 0 से 2 0 कटेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 120 गुणे 75, 1 0 लगा दो, 12 पंचे 60 का 0 हाथ से लगेगा 6, 12 सत्ते 84 और 6 90। तो जेड ने इसके लिए कितने रुपए दिए हैं? 9,000 रुपए दिए हैं। ये ऑप्शन में है। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में 100% आ सकते हैं इस बार, क्योंकि यूपी पेट का लेवल इस बार इतना डाउन नहीं रहेगा। पिछली बार बच्चे सक्रिय नहीं थे, पिछली बार बच्चे ये सोचते थे यूपी पेट सिर्फ क्वालिफाई करना है, लेकिन बच्चे इस बार समझ गए हैं कि यूपी पेट में नंबर गेन करना है। इसलिए सभी बच्चे पूरी ताकत लगाए हुए हैं इस बार नंबर लाने में कि 100 में 90 नंबर लाए जाएं, 100 में 95 नंबर लाए जाएं। तो सोचिए इस बार का जो कट ऑफ आएगा किसी भी वैकेंसी के लिए, वो कट ऑफ पिछले साल की अपेक्षा इस साल बढ़ जाएगा। तो आपको भी अच्छे क्वेश्चंस पे मेहनत करना है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस ही पेपर में पूछे जाएंगे। बताइए इसमें कोई डाउट है किसी को? बहुत ही आसान। हमेशा आप इस वाले पैटर्न को ही फॉलो करिएगा। इस पैटर्न से क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान है। ये हमारा खुद का पर्सनल पैटर्न है। मैंने खुद ही अपने माइंड से एक ऐसे पैटर्न को बनाया है कि आपके माइंड में इस प्रश्न का आंसर निकालने का मेथड सेट किया जा सके। बताइए कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए अगला प्रश्न कह रहा है अभी और मोनू के वेतनों का अनुपात इतना है। एक अभी है और एक मोनू है। इनके जो वेतन का रेशियो है वो है 6:11। फिर क्या कह रहा है? यदि उनके वेतनों में क्रमशः 10% और 12% की वृद्धि की जाती है, मतलब इसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि? 10% की वृद्धि। और इसके वेतन में कितनी वृद्धि? 12% की वृद्धि। इसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि? 12% की वृद्धि। तो उनके नए वेतन का अनुपात क्या होगा? मीन्स आपको वेतन जब बढ़ा दिया गया तो नया अनुपात क्या होगा? तो 6 रुपये था, जब भी वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ेंगे, तो 10% बढ़ा तो कितना? 110। यहाँ पे 12% बढ़ा तो कितना? 112। चलिए कैंसिल आउट करिएगा इसको। ये कटेगा 11 एकन्नम 11, ये 11 एकन्नम 11 कट जाएगा। ये कटेगा 6 3 दूनी 2 तिहाई 6, और ये कटेगा 2 पंची 10 2 छंग 12। ये कटेगा 2 पंची 10 और ये कटेगा 2 दूनी 4, एक हाथी जाएगा 2 अठी 16, 5 3 15 अनुपात 28। तो उनके नए वेतन का रेशियो क्या हो जाएगा बाबू? 15:28 हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है? बहुत ही आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा समझना है आपको, कुछ खास वर्क नहीं करना है।
बताओ, तो आगे बढ़ाया जाए। क्लियर है बिल्कुल। देखिए उनके जो है पुराने इनकम का, उनके पुरानी आय का रेशियो दिया था 6:11। तो एक की आय को 10% बढ़ाते हैं और दूसरी की आय को 12% बढ़ाते हैं। तो जब भी आय में इंक्रीमेंट होता है तो 100 में जोड़कर बढ़ाते हैं। तो 6 में 110 का गुणा करेंगे और 11 में 112 का गुणा करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो नए वेतन का रेशियो 15:28 आ जाएगा। बताइए कोई डाउट है किसी को? जल्दी से बताइएगा, आगे बढ़ें। चलिए, कह रहा है यदि एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी कर दी जाती है तो उसके मूल्य में हुआ शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब पहले 25% इंक्रीज किया जाता है। एक वॉशिंग मशीन की कुछ कीमत होगी, उसकी कीमत को पहले 25% इंक्रीज कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम पे 25% डिक्रीज कर देते हैं, तो टोटल उनमें क्या आएगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसकी बात कर रहा है कि टोटल कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, कितने परसेंट की वृद्धि होगी या कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। जब भी टोटल चेंज की बात करेगा तो यहाँ पे हम लोग प्रतिशत परिवर्तन लगाते हैं, सक्सेसिव चेंज लगाते हैं, प्रतिशत परिवर्तन। कल भी हमने बताया था कि ऐसे प्रश्न में प्रतिशत परिवर्तन लगाते हैं जहां पे कुल परिवर्तन की बात करता है। प्रतिशत परिवर्तन +-x +-y +-xy अपॉन 100 होता है। बताइए कोई डाउट है इसमें? ये तो फार्मूला अब आपके माइंड में सेट हो गया होगा और इस फार्मूले के ऊपर पिछली बार जो है यूपी पेट के फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में दोनों जगह प्रश्न देखने को मिला था। तो उम्मीद और आशा की किरण फिर से जगती है कि हो कुछ भी सकता है हमारे जीवन में, शायद फिर से एक बार प्रश्न देखने को मिल जाए। तो जब भी वृद्धि होगी तो प्लस लगाएंगे और जब भी कमी होगी तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। जब भी वृद्धि होगी तो प्लस लगाएंगे, जब भी कमी होगी तो माइनस लगाएंगे। चलिए, पहले 25% की वृद्धि तो प्लस का 25, फिर 25% की कमी तो माइनस का 25, और यहाँ पे 25 × 25 बटे में 100। अब यहाँ का जो चिन्ह है वो डिपेंड करता है इन दोनों के ऊपर, क्योंकि x और y का गुणा ही तो है। x हमारा प्लस का है, y हमारा माइनस का, तो प्लस और माइनस का जब गुणा करते हैं तो चिन्ह लगता है माइनस का। ये प्लस का 25 और माइनस का 25 कट जाएगा, और ये माइनस का 25 का स्क्वायर 625 बटे में 100। जब 100 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 6.25%। तो जब माइनस में आता है तो क्या प्रदर्शित करता है, कमी प्रदर्शित करता है, मतलब 6.25% डिक्रीज होगा, उसमें कमी आएगी। ठीक है, टोटल परिवर्तन में या टोटल प्रॉफिट में कमी हो जाएगी 6.25% की। बताइए कोई डाउट? कहीं पर कोई भी डाउट होगा तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। मैथ पढ़ने का मतलब है जब तक हमें सब कुछ समझ में ना आ जाए तब तक हम लोग आगे ना बढ़ें, तभी उचित है। मैथ आपको आएगी, क्योंकि मैथ सिखाना, देखिए सिखाने का समय तो अभी नहीं है। 15 अक्टूबर के बाद हम लोग स्पेशल क्लासेस की शुरुआत करेंगे, जहां पे हम लोग चैप्टर वाइज क्लासेस डिस्कस करेंगे और वहां पे हम लोग मैथ सिखाने का ही काम करेंगे। कि मैथ जो मॉर्निंग में टॉप 10 क्वेश्चन का डोज चलता है, 10 का डोज, वो तो ऐसे ही रेगुलर वे में हमेशा चलता ही रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। जो बच्चे सिलेबस पढ़ चुके हैं उनके लिए टॉप 10 मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज हमेशा रेगुलर वे में चलती रहेगी। जो बच्चे सिलेबस नहीं पढ़े हैं उन बच्चों के लिए शाम को 8 बजे या 9 बजे की एक टाइमिंग डिसाइड की जाएगी। उस टाइमिंग पर चैप्टर वाइज क्लासेस की जाएंगी, जिससे उन बच्चों के चैप्टर्स क्लियर हों। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। नो डाउट एक एक पॉइंट समझ में आएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैथ मैंने सिखाने के लिए अगर आपसे वादा किया है तो ये वादा जरूर निभाऊंगा। चलें आगे बढ़ा जाए। आइए,
कह रहा 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अब आपको 6 क्रमागत मतलब 6 लगातार विषम संख्याएं ऑड नंबर्स दिए गए हैं। 6 देखिए लिखा गया द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर इज 26। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है। तो सबसे पहले आप 6 लाइन खींचिएगा, 1 2 3 4 5 6। 6 संख्याएं हैं, 6 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। हमेशा एवरेज बीच वाली संख्या होती है। 3 संख्या इधर छोड़िएगा, 3 संख्या इधर छोड़िएगा, एवरेज क्या हो जाएगी, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, औसत होती है। हमेशा जो मध्य वाला नंबर होता है, मिडिल नंबर होता है, वो हमेशा औसत होता है। तो यहाँ पे एवरेज 26 कहा, हमने 26 रख दिया। अब समझिएगा 26 के बाद हमारा विषम संख्या कौन सी, 27। 27 के बाद विषम संख्या कौन सी, 29। 29 के बाद विषम संख्या कौन सी, 31। 26 से पहले विषम संख्या कौन सी, 25। 25 से पहले 23। 23 से पहले 21। आगे क्या कहा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी कौन सी है, 31। सबसे छोटी कौन सी है, 21। तो 31 माइनस 21 बराबर 10। तो ये इसका डिफरेंस आ गया। बताइए कोई डाउट है? तो जब भी औसत की बात करेगा और कुछ संख्याओं का औसत देगा तो आप उतनी ही लाइन खींच लेना, बीच वाले को एवरेज बना देना। बीच वाले से जब आगे बढ़ना तो उससे बड़ी संख्या लेना। अगर विषम संख्या कहेगा तो विषम लेना, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या कहेगा तो प्राकृतिक संख्या लीजिएगा, इवन नंबर कहेगा तो इवन नंबर लीजिएगा। और पीछे की ओर जाएंगे तो घटते हुए क्रम में जाएंगे, आगे की ओर जाएंगे तो बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे। तो दोनों संख्याओं का, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का डिफरेंस पूछा था, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का डिफरेंस क्या आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। आगे बढ़ाया जाए, चलिए। कह रहा B जो है A से 10% अधिक है, C A से 20% कम है। ठीक है, चलिए जैसा कहा वैसा बनाते हैं। पहले B जो है वो A से क्या है, 10% अधिक है। तो हमने कह दिया A 100 है और अगर ये 10% अधिक है तो ये कितना है, 110 है। आगे क्या कह रहा है, C जो है A से 20% कम है, ये 20% कम है। अगर ये 100 है तो ये अगर 20 कम हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। जब कम होगा तो माइनस कर देना और जब अधिक होगा तो प्लस कर देना। ठीक, तो यहाँ पे कहा B जो है A से 10% अधिक है, तो ये 100, तो ये वाला 110। फिर यहाँ पे कहा C जो है C A से 20% कम, C जो है A से 20% कम है तो A 100 है और C कितना हो जाएगा, 80। अब आगे क्या कह रहा है, B C से कितने प्रतिशत अधिक है। B यहाँ पे है और C यहाँ पे है। कह रहा B जो है C से कितने प्रतिशत अधिक है। जब भी प्रतिशत में अधिक या कम की बात करेगा तो सबसे पहले आप निकालना कितना अधिक है या कितना कम है। तो कह रहा B C से कितना प्रतिशत अधिक है, तो B जो है C से कितना अधिक है, 30 अधिक है। कितना अधिक है, 30 अधिक है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि, कितने की वृद्धि, 30 की, गुणे 100 बटे में किससे, B C से, तो C की वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे। जिसके साथ का या सा लगा होता है उसकी वैल्यू बटे में जाती है। कह रहा B C से कितने प्रतिशत अधिक है, C से, B से नहीं C से, तो C की वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 2 चौको 8, ये 2 पंची 10 कटेगा, ये 2 दूनी 4, ये 15 दूना 30 कटेगा, ये 75 बटे 2 आएगा और 2 से जब 75 को काटोगे तो 37.5% आएगा। तो कितने प्रतिशत अधिक है, 37.5% अधिक है, 37.5% अधिक है। बताइए बाबू, कहीं पर कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, निश्चिंत आप पूछ लीजिए।
और आप लोग एक बार शेयर जरूर करें क्लास को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। जिनको इन क्लासेस की ज़रूरत है उन सभी बच्चों तक आप इन क्लासेस को पहुंचाने का काम करें, जिससे उन बच्चों का भी लाभ हो सके जो बच्चे यूपी पेट के पेपर में कुछ अच्छा सा धमाल करना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी आप थोड़ा सा हेल्प करें, उन सभी बच्चों तक मैं पहुंच जाऊं जिन बच्चों को इन क्लासेस की ज़रूरत है। सभी लोग स्टेटस लगा लिया करें, जितने ग्रुप हुआ करें वहां पे शेयर कर दिया करें क्लास को, जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं वहां पे शेयर कर दें, जितने भी आपके रिलेशन रिश्तेदार जो भी पढ़ते हैं उन सब को क्लास को शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुझे पहुँचाने का काम करें। हम फ्री पढ़ाने का काम कभी बंद नहीं करेंगे। आप निश्चिंत रहिए कि ये मत सोचिएगा सर फेमस होने के बाद फ्री नहीं पढ़ाएंगे। विपिन सर की क्लासेस हमेशा रेगुलर वे में फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलेंगी, कभी भी चार्जेस की डिमांड नहीं की जाएगी। ये मेरा आपके साथ दावा है और मैं जो भी दावा करता हूँ वो आपकी उनकी तरह नहीं हूँ कि ना निभाऊँ। हमने जो भी दावा किया है आज तक कोशिश 100% तक रहती है कि बच्चों से किया गया दावा में कभी छल नहीं होना चाहिए, मतलब कभी भी उन्हें धोखा देने का काम नहीं करना चाहिए। अगर आप बच्चों से कोई दावा करो जो आपके ऊपर डिपेंड है तो आप उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि वो बच्चे आपके लिए ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़कर हमसे पढ़ने का काम किया है। तो अगर हम ही उन्हें नहीं पढ़ाएंगे, बीच में छोड़ के चले जाएंगे, तो इससे गलत बात और कुछ नहीं हो सकती। हम किसी के भविष्य को बिगाड़ने वाले नहीं हैं, हम वो हैं जो किसी के भविष्य को सुधारने का काम करने वाले लोगों में से हैं। मेरे ऑफलाइन क्लासेस में भी आप जितने बच्चे पढ़ते होंगे वो देखते होंगे कि क्लास के एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लास की तरह ही रखा जाता है कि कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि जितना बच्चा हमसे पढ़ने आता है सिर्फ उसको अच्छे से ज्ञान की प्राप्ति हो, क्योंकि ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। आपके भविष्य में अगर कुछ भी जरूरी है तो ज्ञान जरूरी है। संस्कार हमारे शिक्षा से ही आएंगे और शिक्षा से ही हम अपने भविष्य में उजाला ला सकते हैं। हमारे जीवन का जो ये अंधकार है, जिस दिन शिक्षा रूपी ज्ञान की प्राप्ति हो गई उस दिन इस अंधकार से हम दूर हो जाएंगे और हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। इस शिक्षा के लिए हमेशा आपको नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है। नौकरी तो आपके पीछे झक मार के घूमेगी। जिस दिन आपके पास ज्ञान होगा उस दिन नौकरियों की लाइन लगेगी। आप सोचोगे कौन सी नौकरी ज्वाइन करें, कौन सी छोड़ दें। पहले आप एक बार खूब भरपूर ज्ञान की प्राप्ति तो करिए, उसके बाद आप देखिएगा कि आप खुद सोचेंगे कि सर इतने ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं कि मैं कौन सी नौकरी ज्वाइन करूं, अब ये समझ में नहीं आ रहा। ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा आपको कि कौन सी जॉब ली जाए या कौन सी जॉब छोड़ी जाए। वो दिन भी दूर नहीं, आपको भी डिसाइड करना होगा कि कौन सी जॉब लेना है कौन सी नहीं। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता, अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता, अपना नसीब खुद बनाना होता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। लोग कहते हैं जैसे ना कि एक लोगों के मन में एक ख्याल आता है कि सर मेरा भाग्य नहीं चमक रहा, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरे भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। बेटा भगवान उसी के साथ देते हैं जो मेहनत करता है। भाग्य उसी का खुलता है जो संघर्ष करता है, जो रात और दिन एक ही चीज के पीछे लगा रहता है। भाग्य और नसीब सबका साथ तभी देते हैं, ऐसे किसी का भाग्य नहीं खुलता। बिना मेहनत के आज अंबानी अंबानी नहीं है, अडानी अडानी नहीं हो सकते, टाटा बिरला नहीं हो सकते। आज उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी आप सोच नहीं सकते हो कि वो इतने बड़े आदमी बनने के लिए उन्होंने क्या क्या दिन और क्या क्या रातें गुजारी होंगी। आप कभी उनके इतिहास को पढ़ के देखिएगा कि उन्होंने क्या क्या किया है। उसके बाद वो आज विश्व के, भारत के नंबर 1 धनी लोगों में आते हैं, पैसे वाले लोगों में आते हैं। तो आप सोचिएगा, आप एक जॉब के लिए अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते हो, तो आप बड़े सपनों को पूरा करने के लिए कैसे मतलब संघर्ष करोगे। हमने एक चीज़ पढ़ी थी एक बार, टाटा बिरला जी का एक कमेंट आया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। उन्होंने एक बात कही थी कि जैसे जो बड़ी मतलब ये कह सकते हैं जो महंगी कारें हैं, जो जिनकी स्टार्टिंग 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख से होती है,
उन कारों का कभी भी एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं होता, वो एडवर्टाइज क्यों नहीं करते, वो प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते, उनकी कार अपने आप ही क्यों बिकने लगती है बिना प्रचार किए हुए, इंसान तक कैसे पहुंच जाते हैं कि हाँ ये कार बेस्ट है। क्योंकि जो 40-50 लाख की कार खरीदते हैं ना, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो टीवी बैठ के देख पाएँ और प्रचार देख पाएँ। सोचो कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली थी कि जो 40-50 लाख की कार खरीदने का सपना रखते हैं, उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वो टीवी बैठ के देखें, वो टीवी में प्रचार देखें। इसलिए बड़ी कंपनियां कभी भी प्रचार नहीं करती, छोटी कंपनियां प्रचार करती हैं, क्योंकि इन्हें छोटे लोग खरीदते हैं जो कम कमाने का सपना देखते हैं। उनके पास समय रहता है और वो दिन भर टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उसमें प्रचार देखे करते, वैगन आर आ गई, नया मॉडल आ गया, स्विफ्ट डिजायर का नया मॉडल आ गया, अरे भैया टाटा टिगोर का नया मॉडल आ गया ना, ऐसे तो देखा करते हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं जिनकी गाड़ियां 40-50 लाख से स्टार्टिंग होती हैं, वो कभी भी प्रचार नहीं करती। उन्हें प्रचार करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो हमारी गाड़ियों को खरीदेगा उस व्यक्ति के पास इतना समय ही नहीं कि वो मेरा प्रचार देख पाए, इसलिए वो प्रचार में अपना पैसा वेस्ट नहीं करते हैं। समझ गए? तो आप भी ऐसा बनो, आपके पास भी समय ना रहे कि आप किसी का प्रचार देखो। लोग समय लें कि हाँ आज हमें उनसे मिलना है, तो कितने बजे मिलने आए कि वो फ्री रहेंगे। ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर बनाओ। ये सिर्फ एक ही जगह से संभव है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से, और कहीं से भी नहीं। बिना पढ़ाई से कुछ भी संभव नहीं है। तो इस बार यूपी पेट में आपको धमाल करना है, कमाल करना है, आग लगा देनी है पेपर में। इतना तगड़ा पेपर करके आना है कि 90 से नीचे नंबर आने नहीं चाहिए किसी के। मैथ और रीजनिंग के 30 नंबर मेरा वादा है, वो मैं निश्चित रूप से आपको दिला दूंगा। आप बस सारी क्लासेस इसी तरह लगातार ज्वाइन करते रहिएगा, फिर देखिएगा कि कैसे नंबर आपको मिलते हैं। आइए, कह रहा है एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है। हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य की लगभग कितने प्रतिशत है? कह रहा है एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है। बस इतना कहा। हमने अपने मन से मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और इसको बेचा जाता है लॉस पे 40% की, मतलब 40 रुपये हम कह सकते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, 40% हानि पर बेचते हैं, मीन्स 40 रुपये की हानि पर बेचते हैं। हम एक वस्तु 100 रुपये में खरीद के लाते हैं, 40 रुपये की हानि पर बेचते हैं, तो कितने रुपए में बेचे? 60 रुपये में बेचे। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने कहा कि हम एक वस्तु 100 रुपये में खरीद के लाते हैं। थोड़ा सा भैया पानी पी लेते हैं, फिर बता रहे हैं, 1 मिनट। हमने कहा कि हम एक वस्तु 100 रुपये में खरीद कर लाते हैं और उसको 40% की हानि पर बेच देते हैं। तो जब 100 रुपये में खरीद के लाए और 40 रुपये की हानि हुई, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचे? 60 रुपये में बेचे, बेच दिया। अब क्या कह रहा है? हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य की लगभग कितने प्रतिशत है? भैया जब भी अभी तक हम लोग हानि प्रतिशत निकालते थे तो हम लोग लगाते थे हानि गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, CP, कॉस्ट प्राइस। अभी तक जब भी हम लोग ये मतलब फॉर्मूला ही होता है कि हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे में CP, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। लेकिन जब प्रश्न कहेगा कि विक्रय मूल्य के लगभग कितने प्रतिशत हानि है, प्रश्न जब पूछेगा कि हानि की प्रतिशतता विक्रय मूल्य पर क्या है, तब आप फार्मूले को चेंज करिएगा। तब आप लगाएगा हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे में SP। भैया ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन विक्रय मूल्य लिख के देगा कि विक्रय मूल्य पर हानि की प्रतिशतता क्या है, तब विक्रय मूल्य लिखिएगा। अगर वो हानि की प्रतिशतता पूछेगा तो फॉर्मूला यही होता है, हमेशा यही लगाते हैं। जब वो विक्रय मूल्य पर क्वेश्चन में कहेगा तब विक्रय मूल्य लिखिएगा, अन्यथा हमेशा यही फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक है, तो हानि कितने की? 40 की गुणे 100 बटे में CP 60। काटो भैया जल्दी से, ये कटेगा 1 0 से 1 0, ये 2 तिहाई 4, 2 तिहाई 6, ये 200 बटे में 3, ये कटेगा 3 छंग 18। जब 6 आएगा तो आंसर ये बनेगा। आप काटिएगा, देखिएगा, काटिएगा 200 बटे 3 को जब काटिएगा
तो 66.67% की हानि आएगी। जब ज़्यादा बोल लेता हूँ मुझे अजीब सा होने लगता है, लगातार बोलने से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी। आप भी सोचो कि अगर 1 घंटे कंटिन्यू बोला ही जाए और सामने आपके कोई ना हो। सोचो ऑनलाइन क्लास में फील करो कि हम पढ़ा रहे हैं और हमारे सामने कोई ना हो और इसी मौज मस्ती में पढ़ाई चल रही हो। आप एक बार फील करके देखिएगा, कभी आप अकेले बात करके देखिएगा। मुझे सोचिए मैं अकेले बात करता हूँ आपसे, मेरे सामने कोई नहीं, मुझे पता है मेरे सामने कोई नहीं है, ये मुझे पता है। मैं अकेला हूँ क्लास में, पूरी क्लास में कोई नहीं है। रात के 11:30 बज चुके हैं और सामने कोई नहीं है। मैं उसी मस्त मौला अंदाज में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल फील कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हो और हम उसी अंदाज में जैसे रोज़ पढ़ाते हैं उसी अंदाज में पढ़ा रहे हैं। फील करिएगा और आपको समझ में आएगा कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ। कि रात के 11:30 बज गए और मैं क्लास में हूँ और यहाँ पे सामने कोई नहीं है, अगल बगल में भी सब लोग सो गए हैं, सिर्फ मैं अकेले जग रहा हूँगा और उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ, सामने कोई भी नहीं बैठा है। तो इस मेहनत को ही देखते हुए कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का तो काम करो। अगर आपको समझ में आता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तब, मतलब मैं आज पहली बार कह रहा हूँ कि मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ। कभी आपको फील नहीं हुआ होगा कि मेरे सामने कोई नहीं बैठा है। मेरे सामने आपको फील होता होगा 50 हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी बैठे हैं। लेकिन मैं आपको कैमरा घुमा के दिखवा दूँ क्या पूरी क्लास का, जहाँ पे क्लास मेरी रिकॉर्ड होती है, मैं वो किसी दिन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई नहीं होता और मैं अकेले पूरी क्लास को डील कर रहा होता हूँ आपके साथ। पूरे उसी, मुझे पता है मेरी क्लास लाइव नहीं है, मुझे पता है मेरी क्लास रिकॉर्डेड है, फिर भी आप सोचिए मैं लाइव क्लास की तरह आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए, अगला प्रश्न लेते हैं। तो इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा? 66.67% आएगा। तो भैया अगर मेरी मेहनत आपको लग रही कि मैं अच्छे से मेहनत करता हूँ, तो आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करिए आप लोग। आइए फिर से एक बेस्ट और बेहतरीन प्रश्न, शानदार, लाजवाब, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको लिख लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में भैया, ये आ सकता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार प्रश्न को सॉल्व करना है। क्या कह रहा है? कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है। मतलब जितने रुपए की हानि होती है उससे 3 गुना उस वस्तु का विक्रय मूल्य है। सुनिएगा, हमने कहा इस वस्तु को बेचने पर हमें 100 रुपए की हानि होती है। सुनते जाइएगा, कहा एक वस्तु का विक्रय मूल्य इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है। हमने कहा उस वस्तु को हम 100 रुपए में उस वस्तु पर हमें 100 रुपए की हानि होती है, तो इसका 3 गुना क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। इसका 3 गुना बाबू क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। 3 गुना का मतलब 300। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? एक वस्तु को बेचने पर हानि हुई 100 रुपए की, इस वस्तु का विक्रय मूल्य हानि का 3 गुना है, तो विक्रय मूल्य कितने रुपए हो गया? 300 रुपए हो गया। अब आगे समझिएगा, अगर 300 रुपए की वस्तु है, 100 रुपए की हानि हुई है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 400 रुपए होगा। यहाँ तक कि कोई डाउट है? देखिए जितना प्रश्न कहा उस प्रश्न की लैंग्वेज के अनुसार मैंने सब कुछ ले लिया। उसने कहा एक वस्तु का विक्रय मूल्य इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है। हमने कहा हमें इस वस्तु को बेचने पर 100 रुपए की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य जो है वो हानि का 3 गुना है, तो 100 का 3 गुना कर दिया 300। और जब 300 रुपए की वस्तु को बेचा गया, 100 रुपए की हानि हुई, तो वस्तु कितने रुपए में खरीदा? 400 रुपए में खरीदा। अब क्या कह रहा है? हानि प्रतिशत कितना है? हानि परसेंट बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। 2 0 से 2 0, 25 चौको 100। बताइए कोई डाउट कहीं पर? 25% की हानि। आगे बढ़ाया जाए, चलिए। ये तो बहुत ही आसान है। कह रहा यदि x का 35%,
x का 35%, परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे बटे में 100, 700 का 42.5% है बटे में 100, पॉइंट हटाओगे 1 जीरो नीचे आ जाएगा। ठीक, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 7 एक नम 7, ये 7 5 35 कट जाएगा, ये 5 एक नम 5, ये 5 दूनी 10 कट जाएगा, 2 का गुणा करिएगा 2 पंची 10 का जीरो हाथ से लगेगा, 1 2 दूनी 4 1 5 2 चौको 8, तो x का मान कितना आ गया बाबू 850। बताइए कोई डाउट आपको कहीं पर? आगे बढ़ाया जाए फिर, बहुत ही आसान था ये तो। आइए, ये अच्छा प्रश्न, ये शानदार लाजवाब काबिल तारीफ, जल्दी से पढ़ो एक बार सभी लोग, मन लगा के लग जाओ। यूपी पेट को पार करना है, अच्छे नंबर से पार करना है, पूरी जी जान लगा देना है इस बार यूपी पेट में हमें। मुझे थकना नहीं है, हारना नहीं है, सोना नहीं है, तब तक जब तक यूपी पेट में 90 नंबर कवर ना हो जाए हमारे। इस बार 90 नंबर का टारगेट रखना है आपको। कह रहा अरुण ने एक पुराना कंप्यूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर 110 रुपये खर्च किए, फिर उसने इसे भोला को 20% के लाभ पर बेच दिया। भोला ने इसे 10% की हानि पर चंदन को बेच दिया। अंततः इसे 10% के लाभ पर 1188 रुपये में फिर से बेच दिया गया। अरुण ने कंप्यूटर कितने रुपए में खरीदा था? सुनिएगा, अब सुनिएगा। अरुण ने एक कंप्यूटर खरीदा। अरुण ने क्या किया, इस कंप्यूटर को भोला को बेचा। किसको बेचा? भोला को। और कितने परसेंट लाभ पर बेचा? 20% लाभ पर बेचा। भोला ने क्या किया, इस कंप्यूटर को फिर से बेचता 10% की हानि पर। किसको बेच दिया? इस बार चंदन को बेच दिया। अब चंदन ने इसे फिर बेचा और किस पे बेचा? 10% के लाभ पर। हमने कह दिया इस बार वंदना को बेच दिया, नाम नहीं दिया गया, आप अपने आप लिख दो, वंदना को बेच दिया। और वंदना ने इसके लिए कितने रुपए दिए हैं? 1188 रुपए दिए हैं। ठीक है, ये हमने इक्वेशन बना दी। अब समझिएगा, पूरा इक्वेशन तैयार है, आंसर बिल्कुल आने वाला है। अरुण ने एक कंप्यूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर 110 रुपए खर्च किए। हमने कहा अरुण ने वह कंप्यूटर x रुपए में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 110 रुपए खर्च किए, तो टोटल खरीदने में x प्लस 110 रुपए खर्च होंगे। भाई आपने एक कंप्यूटर खरीदा, वो x रुपए का था, उसकी मरम्मत पे 110 रुपए खर्च किए, तो टोटल जोड़ के ही तो कंप्यूटर बेचोगे, या मरम्मत का पैसा नुकसान में बेचोगे? लाभ पर बेच रहे हो ना। देखो अब अरुण ने क्या किया, इस कंप्यूटर को 20% के लाभ पर भोला को बेचा, तो 120/100। फिर भोला ने 10% की हानि पर चंदन को बेचा, तो 90/100। चंदन ने वंदना को 10% लाभ पर बेचा, तो 110/100। वंदना ने इसके लिए 1188 रुपए दिए। ठीक, ये इक्वेशन बनाना अगर आप सीख गए तो लाइफ में आपका ऐसा प्रश्न कभी नहीं गलत होगा। और मैं लगातार मेहनत करता हूँ इस इक्वेशन को बनवाने के लिए। ये मैं जो बच्चे ऑफलाइन बैच के उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम लोग ये वाले प्रश्न जनसंख्या पे और मशीन वाले प्रश्न इसी इक्वेशन पे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था ये इक्वेशन अगर आप बनाना सीख गए तो ये हमेशा काम आएगा। चलिए अब कैलकुलेट करिएगा, आंसर निकालिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। 11 एक नम 11, 11 8 88, 12 9 108, 9 एक नम 9। इन तीनों का गुणा करके उधर भेज देना, तो x प्लस 110 इक्वल टू 1000। 110 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 890। मतलब अरुण ने वह कंप्यूटर कितने रुपए में खरीदा था? 890 रुपए में खरीदा था। 890 रुपए में खरीदा था। बताइए कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ाया जाए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार प्रश्न था। आइए अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, यूपी पेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल नए टाइप के प्रश्न करा रहा हूँ, जो यूनिक प्रश्न छपने वाले हैं आपके पेपर में। आइए अगला, ये तो बहुत ही आसान है। कह रहा एक व्यक्ति ने एक कुर्सी इतने रुपए में खरीदी, 25% के लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो एक फार्मूला होता है SP इक्वल टू CP, 100 प्लस माइनस x अपॉन 100। तो कितने रुपए में खरीदा है? 580 रुपए में। 25% का लाभ है तो 125/100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100,
क्या हुआ, ठीक, 4 एकन्नम 4, 1 हासिल जाएगा, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, इसको गुणा कर दीजिएगा। क्या वो आंसर नहीं आ रहा है, क्या हो गया, 25 का 5 हासिल लगेगा 2, 5 चौको 20, 2 22 का 2 हासिल लगेगा 2, 5 एकन्नम 5, आ तो रहा है विक्रय मूल्य 725 रुपये। ये तो बिल्कुल आसान था। अगर आप एक वस्तु 580 रुपये में खरीद के लाए हो, 25% के लाभ पर बेचते हो तो कितने रुपए में बेचना हो, ये 725 रुपये। ये बिल्कुल बेकार था, वैसे आ सकता है यूपी पेट के लेवल के लिए ठीक था। चलो अगला प्रश्न लिया जाए, आइए। ये प्रश्न आप लगाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत कल से होगी। ये क्वेश्चन आप जरूर लगाइएगा क्योंकि पिछली बार जनसंख्या से एक प्रश्न आपके पेपर में आया था और इस बार एक ऐसा प्रश्न आ सकता है। समझ गए? तो इस प्रश्न को आप लगाइएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। इस प्रश्न को आप कोशिश करिएगा, अगर नहीं आएगा तो कल से क्वेश्चंस की शुरुआत इसी प्रश्न से होगी। अगर आ जाएगा तो सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो बता दीजिएगा क्योंकि पिछली बार जनसंख्या से आपके पेपर में प्रश्न आ चुका है, इस बार आने की फिर से संभावना है। आगे कल मुलाकात होगी हमारी ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। जब तक यूपी पेट का पेपर नहीं हो जाता, सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे हमसे मुलाकात करते रहिए और तैयारी करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।